दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ लक्ष्मी मेघवाल यूट्यूब चैनल पे। अच्छा मुद्दा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे जिसे लगभग हर कोर्स हर बार किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी क्वेश्चन को टच कर ही देता है। मैंने कहा चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होती है कृषि। एग्रीकल्चर का स्पेलिंग देख लो, AGRICULTURE होती है। अगर हम देखें तो भारत में जितने भी हमारे कृषि हैं, वो बहुत सारे कृषि हैं जो पूरी डिपेंड हैं, पूरी कृषि पे डिपेंड है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जॉब पे डिपेंड रहते हैं, मतलब कई कई इंसान कई चीज़ों पर डिपेंड रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जितने भी हमारे इंसान हैं, जितने भी श्रम हैं, उसका पूरा जो है वो 48.9 श्रम जो है वो हमारे भारतीय कृषि पर डिपेंड है। हमारे 48.9% कृषि का योगदान है। और अगर हम यूँ बात करें तो भारत के विकास में अगर हम बात करें तो भारत को विकास के लिए कृषि का योगदान, जो जीडीपी में अगर कृषि का योगदान नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा वो लॉस में चला जाएगा। लेकिन जो कृषि का जो हमारे जीडीपी में योगदान है वो बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा। हम बात करें तो हमारे जो भारत में है, जो हमारे भारत का जो जीडीपी है, जी जीडीपी हमारे यहाँ आपको पता होगा जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, सकल घरेलू उत्पाद होती है। मतलब आपके सीमा के अंदर जो किया गया उत्पाद होती है वो जीडीपी हमारी होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी कृषि जाती है वो हमारे जीडीपी में लगभग लगभग 14% भाग हमारे इंडिया से, हमारी कृषि भाग से सिर्फ जाती है। जब हमारे भारत स्टार्ट हुआ था उस टाइम जब प्रारंभ में हमारे जो हाँ, भारत प्रारंभ हुआ था तो कृषि के मामले में वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा बढ़ाव कर रहा था। इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए दो तरह के दो तरह के क्या किया, दो तरह के संस्थाओं का स्थापना किया। एक तो किया आरआरबी को और दूसरा किया एनएवीएआरडीओ के। आरआरबी का मतलब होती है आरआरबी का मतलब होती है रीजनल रेगुलर बैंक, और एनएबीएआरडीओ का मतलब होती है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होती है। जो संस्था है वो हमारे उस टाइम के लिए दोनों का कृषि में विकास के लिए वो काम करते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसमें क्या टैक्स लगती है, तो नहीं। ये दोनों जो हमारे संस्थाएं हैं इसको राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, क्योंकि इसको से भारत जो हमारे हैं, सरकार जो हमारे गवर्नमेंट है वो इसको से 51% शेयर कुछ नहीं लिया जाता है, इसको से कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये दोनों बनाने का सिर्फ मुख्य कारण था दोस्त, अगर मुख्य कारण मेन रीजन अगर हम बोले तो इसका मेन कारण जो था वो था कि भारत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर भारत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा उपलब्ध करवाना और कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, यही उसका मेन रीजन था दोस्त। सबसे ज़्यादा जो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इसके क्रांति से। क्या होते हैं क्रांति? सबसे चीज़ है कि हरित क्रांति के जो है वो लिखा गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक को क्या कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, वो माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन एक बहुत ही बड़े जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं। भारत के हरित क्रांति के प्रणेता माने जाते हैं। यही कहते थे कि ये स्वामीनाथन जो है यही कहते थे कि जो हमारे जो कृषि क्षेत्र है उसको राज्य सूची में डाला जाए एंड केंद्र सूची में डाला जाए। राज्य सूची की जगह से हम भारतीय सूची में कृषि को डालना चाह रहे थे। हरित क्रांति के बारे में अब अगर हम बताना आपको चाहें तो हरित क्रांति कृषि विभाग को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। इसके जगह अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त प्रा, पारंपरिक बीजों के स्थान पर
उन्नत किस्म के बीजों बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देना था। हम लोगों ने बहुत सारे बात देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ना कि ज्योग्राफिकल देखते हैं, मतलब मैप के अनुसार देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होती है। सबसे ज्यादा अगर केसर होती है तो वो हमारी होती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन के लिए वन सबसे वन नंबर पर हमारी आती है। सबसे वन नंबर पर हमारी केसर उत्पाद में होती है हमारी जम्मू कश्मीर। उसके बाद हमारी आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो होती है, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती है तो वो होती है गेहूँ, गन्ना, आलू, और हमारी होती है एक तो होती है दूध। यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर वन में होती है। और सेकंड की मैं बात करूँ तो वो होती है पंजाब होती है। पंजाब ऐसा। एंड सबसे नंबर वन पर और जूट। जूट और चावल के मामले में अगर कोई राज्य सबसे नंबर वन पर है तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट और चावल उत्पादन के लिए सबसे नंबर वन पर माना जाता है। और चावल उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चावल उत्पादन करने के लिए हमें प्रति वार्षिक दर से हमें 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए प्रति वार्षिक। ये तो लिखा हुआ कि जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होता हो, और यहाँ होता भी है क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ है। इधर आपका क्या पड़ जाता है? इधर आपका अरब सागर पड़ जाता है। अरब सागर पड़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि चावल का उत्पादन है जो वो अन्य फसलों की तुलना में सबसे सबसे ज्यादा मात्रा में होती है भारत में, वो भी सबसे मतलब अन्य फसलों की तुलना में। Next जो हमारी है चाय है। चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चाय सबसे ज्यादा आपकी होती है यहाँ असम में होती है। सबसे ज़्यादा चाय अगर कहीं पे होती है तो वो चाय का नंबर वन जो राज्य अगर हम कहें तो चाय का नंबर वन हो जाती है हमारी असम हो जाती है। और नीचे भारत के दक्षिण भारत के सबसे नीचे वाले भाग में ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो ज़्यादा चाय हमारी होती है तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु आपका कहाँ है? ये आपकी आ जाती है थोड़ी सी भाग में आ जाती है, आपकी केरला आ जाती है। केरला आ जाती है। उसके बाद आपकी और ठीक इससे जो आपकी जो ये आ जाती है, ये आ जाती है, वो आ जाती है आपकी तमिलनाडु। तमिलनाडु और उसके बाद ठीक ऊपर एक ऐसे तिलवारा टाइप के है जिसके इधर इधर आपकी आ जाती है जाकर के आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और ठीक इसके जो हमारे जो नीचे आती है वो आती है हमारी आपकी कर्नाटका। इधर जो हमारी है वो कर्नाटका आ जाती है। और कर्नाटका के ऊपर आ जाती है हमारी, और ये दोनों से ऊपर जो आती है हमारे थोड़ा सा एरिया में इस तरह से वो आ जाती है हमारी तेलंगाना। और तेलंगाना से ऊपर थोड़ी सी ऐसे करते हैं तो ये हमारी आ जाती है तेलंगाना के ऊपर में क्या हमारी, तेलंगाना के ऊपर में हमारी छत्तीसगढ़ है। तो ये आपकी आ जाती है छत्तीसगढ़ और ठीक इसके ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं है तो मध्य प्रदेश में आप चले जाओगे। इधर मध्य प्रदेश और इधर एक इस तरफ इस टाइप का एरिया है जो हाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पता है कि झारखंड है अपन और ये हमारे बिहार है। तो मेरे ख्याल से बीच बीच में थोड़ा सा हो गया, लेकिन कोई नहीं, समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है हमारी तिलहन। तो तिलहन कहाँ होती है? तिलहन हमारी होती है जाकर के मध्य प्रदेश में। वहाँ क्या क्या होती है? वहाँ आपकी हो जाती है सोयाबीन हो जाती है, वहाँ आपकी हो जाती है चाय हो जाती है, वहाँ आपकी दलहन हो जाती है, वहाँ आपकी तिलहन हो जाती है। मतलब तिलहन के जितने भी सारे चीज़ हैं वो होती है मध्य प्रदेश में होती है। तिलहन के मामले में जो हमारी सीरीज है वो है कि सबसे ज़्यादा होती है हमारे मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारी होती है राजस्थान में। राजस्थान बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे कुछ होती है तो वो होती है हमारी सरसों। सरसों जो होती है राजस्थान कुछ इस जगह पर है। यहाँ पर यहाँ पर सरसों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। एंड उसके बाद हमारी आती है, मतलब ये जो मैंने लिखा है वो तिलहन के रूप में लिखा है कि सबसे ज़्यादा तिलहन जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, दूसरा राजस्थान में होती है। राजस्थान सरसों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा हमारे आते हैं गुजरात आती है, उसके बाद में हमारे थे महाराष्ट्र। गुजरात जो है वो हमारे गुजरात जो हमारे फेमस है वो है किसके लिए फेमस है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है हमारी जगह के गुजरात कुछ इस जगह पे स्थित है। गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है पता है क्या?
गुजरात में सबसे ज़्यादा हमारी होती है जाकर के कपास होती है। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है मूँगफली। तो मतलब गुजरात जो है वो हमारे मूँगफली और कपास के लिए प्रसिद्ध है। ईरान के रूप में आपको मैंने बता दिया कि एमपी होती है, फिर राजस्थान होती है, फिर गुजरात होती है, फिर महाराष्ट्र होती है। महाराष्ट्र में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा होती है तो वो महाराष्ट्र में क्या होती है? महाराष्ट्र जो है वो बिज़नेसमैन के लिए इंसान है और बिज़नेस करने वाले को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? उसको पसंद है सबसे ज़्यादा प्याज़, उसको सबसे ज़्यादा प्याज़ पसंद है। तो वहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ होती है वो होती है हमारी प्याज़ होती है। दूसरा हमारी होती है अरहर, वहाँ पे अरहर बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, अरहर। उसके बाद में वहाँ पर बिज़नेस करने के लिए होती है हमारी अंगूर होती है और आम होती है। आम के बारे में आपको एक चीज़ पता होगा कि हमारे इसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, मतलब फलों का राजा कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में हमारे 4 चीज़ आया बिज़नेस करने के लिए। एक तो प्याज़ आया, दूसरा अरहर आया, तीसरा आम आया और चौथा अंगूर आया। तो चारों के चारों के आपको याद रखनी है। और महाराष्ट्र मैंने आपको बताया था कि यहाँ नीचे हमारे केरला है और केरला के ऊपर महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के बगल में महाराष्ट्र का मतलब मध्य प्रदेश में, और इसके बाद हमारे हैं छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे आपके तेलंगाना है। और फिर यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारी आ जाती है जो तमिलनाडु आ जाती है, और इसके से ऊपर जो चढ़ती है ऐसे कुछ करके वो हमारी आ जाती है आंध्र प्रदेश आ जाती है। कर्नाटका में कर्नाटका में क्या हो सकती है? कर्नाटका में एक तो हमारी हो सकती है, कर्नाटका हमारी कहाँ है? तो कर्नाटका आपके ठीक केरला केरला के ऊपर कर्नाटका है। और कर्नाटका में क्या हो सकती है? तो कर्नाटका में आपके हो सकती है जगह के एक तो हो सकती है हमारी कॉफ़ी, और दूसरी हो सकती है जाकर के दूसरी हमारी हो सकती है जाकर के सनफ्लावर। हाँ, एक तो हो सकती है एक तो हो सकती है हमारी सनफ्लावर रेशम रेशम हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला में सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी हमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में कुर्ग में होती है। कुर्ग जिला में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। और कॉफ़ी का जो हमारे अनुसंधान केंद्र है वो हमारे कुर्ग जिला में ही स्थित है। एक हमारी है यहाँ पे आती है, हमारी जो आती है केरला होती है। केरला में क्या क्या हो सकती है? केरला को सबसे पहले तो हम लोग उसको मसाला का कटोरा कहते हैं। तो वहाँ पे गरम मसाला होती है। दूसरी हमारी होती है आपका प्राकृतिक रबड़ हो जाती है। दूसरा हमारी हो जाती है काली मिर्च होती है। तीसरा चौथा हमारी हो जाती है नारियल वहाँ पे होती है। और एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है? वो होती है हमारी काली मिर्च मसाला और प्राकृतिक वहाँ पे रबड़ होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में वहाँ पे रबड़ होती है। तो आप इसको याद कर लेना। पहला हमारी प्राकृतिक रबड़, दूसरा हमारी काली मिर्च है, तीसरा हमारी मसाला है, चौथा हमारी नारियल है, पांचवा हमारी है काजू हमारी है। याद रखना कि जो हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश में दो चीज तीन चीज होती है। एक तो हमारी होती है तंबाकू होती है, और दूसरा हमारी होती है जगह के हल्दी होती है। यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में आंध्र प्रदेश को देखने से ही लग रहा है कि अच्छा आंध्र उसमें आधा होगा, इसमें भी तंबाकू होगा और हल्दी होगा। नहीं, आगे आप देख लेना आंध्र प्रदेश कुछ ऐसा इसमें है। एंड तंबाकू के पत्ती, जो तंबाकू के पत्ती नहीं होते हैं, तंबाकू के पत्ती को सूखने की विधि को हम लोग कहते हैं कुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? क्यूरीन। तंबाकू के पत्ते को सूखने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्यूरीन कहते हैं। क्यूरीन उसको हम लोग बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में प्रमुख रूप से 3 तरह के फसलें उगाई जाती है, 3 तरह के। थोड़ी सी मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त, कि यहाँ पे थोड़ी सी देख लीजिए अगर आपको दिखता होगा तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि जो हमारे जो ये जैसे कि यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ये रहा, ये जो आपका है ये दिया हुआ है, तो ये नारी सुपारी दिया हुआ है। तो सुपारी अपन कहाँ कहाँ हो जाएगा?
सुपारी आपकी इस वाले एरिया में आपकी हो जाती है, इधर असम वाले एरिया में हो जाती है। उसके बाद इधर आपकी हो जाती है कर्नाटका वाले एरिया में हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी है वो नारियल है। नारियल कहाँ होगी? नारियल आपकी हो जाएगी जाकर के समुद्र के तट वाले एरिया में। और समुद्र के तट वाले एरिया कौन कौन हो जाती है? इधर पश्चिम बंगाल हमारी हो जाती है, इधर आंध्र प्रदेश, सर आप किनारे किनारे इधर देख लीजिए, इधर आपकी जाकर के यहाँ क्या आंध्र प्रदेश इधर है, इधर क्या है ये भी, ये तो हमारी आती है अ, आंध्र प्रदेश में ही किनारे, आंध्र प्रदेश के किनारे किनारे आती है। और ये जो हमारी आती है वो आती है जाकर के आंध्र प्रदेश वाले इस एरिया आती है। और नेक्स्ट जो हमारी आती वो ये देखिए, जैसे कि इधर हमारे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आ जाती है। और इधर देख लीजिए तो ये उड़ीसा वाले एरिया में भी नारियल होती है। एंड ये किनारे किनारे जैसे जैसे आप तमिलनाडु के किनारे किनारे इधर एरिया में हो जाती है। और इधर आपकी केरला में तो नारियल होती ही है, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया। एंड ये ठीक है। फिर यहाँ गुजरात में नहीं होती है, देखिए गुजरात में छोड़ा हुआ। उसके बाद थोड़े से नीचे अपन आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में दिया हुआ सेव, तो सेव हमारी कहाँ कहाँ होती है? एक तो होती है हमारी जम्मू कश्मीर में होती है, और एक तो हमारी होती है हिमाचल प्रदेश में होती है। और उसके बाद हमारी काजू जो होती है, काजू को मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछला बार कि काजू जो हमारी होती है वो केरला में होती है। तो केरला में तो होती ही है, ये देखिए केरला में दिखा रहा है, लेकिन उससे मुझे लगता है ज़्यादा होती है हमारी कर्नाटका में। जो काजू तो होती है वो कर्नाटका में हमारी होती है। एंड उसके बाद काजू, उसके बाद काजू कहाँ होती है? उसके बाद ग्रे टाइप का और कहाँ है? अच्छा ये देखिए, ये आपकी तमिलनाडु वाले एरिया में आ जाती है थोड़ी सी, तमिलनाडु वाले एरिया में आ जाती है। एंड फल के मामले में आपको पता है कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में 27 है और ये 23 है। और आपके उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश मेरे ख्याल से फल के मामले में ज़्यादा है। एंड उत्तर प्रदेश नेक्स्ट पर आते हैं, और उसके बाद हमारे आते हैं 11.77 आते हैं, फिर हमारे आता है बिहार आता है। तो अब रसीले फल को देख लीजिए, उधर होती है, उधर यूपी में होती है अपनी, इधर बिहार में अपनी हो जाती है, फिर उधर जाते हैं तो उधर उधर पंजाब वाले एरिया में भी होती है, और उधर हमारी होती है जाकर के हरियाणा वाले भी एरिया में होती है। ओ माय गॉड, दर्द करने लगा। अच्छा फिर ऊपर देखते हैं तो ऊपर क्या दिखा रहा है? ऊपर अच्छा कॉफ़ी दिखा रहा है। कॉफ़ी कहाँ होती है? कॉफ़ी के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉफ़ी जो होती है वो कहाँ होती है? हमारे जो इधर इधर देख लीजिए, इधर हमारी केरला में कॉफ़ी होती है। और होती है हमारी कर्नाटका में भी होती है हमारे। तो केरला में ज़्यादा मात्रा में होती है कॉफ़ी। एंड रबड़ जो हमारी प्राकृतिक रबड़ जो है, वो रबड़ जो होती है कहाँ होती है? रबड़ और चाय, तो चाय हमारे असम में होती है। और रबड़ के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रबड़ हमारी होती जा रही है केरला में होती है, यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए। एंड यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है? अच्छा कपास, कपास के बारे में मैंने आपको बताया था कि कपास है जो हमारे गुजरात के लिए फेमस है। कहाँ कहाँ होती है? यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात में तो होती ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड नेक्स्ट जो हमारी आती है वो आती है कि हमारे इधर होती है, इधर इधर कौन सा एरिया? हमारी महाराष्ट्र में भी होती है, कपास होती है। एंड गुजरात में नहीं होती, गोवा में नहीं होती है। गोवा के नीचे हमारी आ जाती है, जगह कर्नाटका में हो जाती है, और इधर हो जाती है तमिलनाडु से ऊपर वाले एरिया में भी हो जाती है। एंड एक जो होती है वो होती है पंजाब वाले एरिया में, और राजस्थान, और इधर इधर हिम हरियाणा वाले एरिया में भी हो जाती है। तो हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में भी हो जाती है। ये कौन सा एरिया है भाई? तो इधर देख लिए। और जूट जो मैंने आपको बताया था कि जूट जो होती है, जूट और धान जो चावल होती है वो होती है हमारे पश्चिम बंगाल में। और उधर भी होती है जूट, उधर भी होती है दोस्त, देखिए ये देखो। हाँ जूट भी होती है वो इधर वाले एरिया में, मतलब सिक्किम तरफ से यहाँ निकलता है, मेघालय से हमारी। और असम में भी होती है, और यहाँ पे मेघालय है तो मेघालय में भी होती है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो। अच्छा यहाँ पे दिखा रहा है कि जो रेशा युक्त फसलें में के मामले में पश्चिम बंगाल बहुत ही ज़्यादा है।
रेशा युक्त मामले में, वो समुद्री तट वाले एरिया में ज़्यादातर होती है। आप देख लीजिए कहीं पे भी समुद्री तट वाले एरिया में ज़्यादा ही होती है। यहाँ पे आपकी बांग्लादेश है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैप से क्लियर करना। तो आगे देखते हैं हम। जो मैंने आपको अभी मैप से क्लियर करवाए थे, वो हमारे सब के सब नगद फसल में होते हैं। और नगद फसल में और कौन-कौन से आते हैं? एक तो हमारे आते हैं जो हमारे मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। जैसे कि तरबूजा तरबूजा हमारी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है वो आती है हमारी जगह खरबूजा हो जाती है जैसे कि खरबूजा आ जाती है। उसके बाद हमारी हो जाती है काकड़ी हो जाती है। और उसके बाद हमारी हो जाती है जाकर के खीरा। खीरा जो गर्मी में होने वाली चीज़ है ना, वो हमारी हो जाती है। अब चलिए इसको हम लोग कुछ लोग ट्रिक देखते हैं, उससे अगर याद याद होती है तो। भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। एक तो हमारी उगाई जाती है रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा हमारी है नकद फसल। जो मैंने आपको पिछला बार दिखाया था मैप में, वो हमारी आ जाती है वो हमारी आ जाती है जा करके वो हमारी हो जाती है नकद फसल में। एंड जो रबी फसल है वो हमारी अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। एंड मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है। मतलब अगर मैं यूँ कहूँ तो मतलब रबी फसल शीत ऋतु की फसल है। एंड अगर खरीफ फसल क्या होती है? खरीफ फसल वो फसल होती है जिसको हम मानसून ऋतु के समय में बोते हैं। जैसे जैसे रबी फसल है तो वो मानसून के टाइम में नहीं होता है, वो हमारे होता है जाकर के वो हमारी शीत ऋतु में होता है। अक्टूबर नवंबर हमारे ठंडी वाले दिन रहती है, पता है आपको। 5 सितंबर हमारी होती है। और ठंडा के दिन में क्या क्या बोया जाता है? ठंडा के दिन में आपके बोया जाता है, गेहूँ बोया जाता है। मोटे मोटे देखते हैं शीत ऋतु में गेहूँ बोया जाता है। एंड दूसरी जो हमारी बोया जाता है वो हमारी बोया जाता है, आपके यहाँ पर देख सकते हो। एंड चना बो सकते हैं। चना बोते हैं जो तब ना होली में खाते हैं मार्च और अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में खाने का मतलब इसका मतलब उसकी बुनाई जो हुआ है वो अक्टूबर और नवंबर में हुई है। जौ हमारे सरसों सरसों को हम गर्मी में पीटते हैं, मतलब ठंडा का जब मौसम निकलती है। ठंडा का मौसम निकलती है कब निकलती है? आपकी जून में निकलती है। यानी इसका मतलब है कि वो अक्टूबर और नवंबर में, जून में नहीं, मतलब मार्च अप्रैल में होती है। तो इसका मतलब है कि वो अक्टूबर और नवंबर में हमारी बोई गई होगी तब ना। उसके बाद हमारे क्या करके आलू होते हैं जो ठंडा ठंडा में हम लोग खाते हैं। आलू दम कब खाते हैं? हमारे संक्रांत में खाते हैं। और संक्रांत कब होती है? जनवरी में होती है। और जनवरी में होती है तो इसका मतलब जनवरी में हम खा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो बुनाई हुई है वो अक्टूबर और नवंबर में हुई है हमारी। उसके बाद हमारे मटर होते हैं। मटर वो हम लोग खाते हैं जा करके जनवरी फरवरी में खाते हैं, लेकिन उसका जो कटाई होती है वो मार्च और अप्रैल में होती है मेनली रूप से, क्योंकि वो पकता है तभी तो हम लोग खाते हैं ना। अच्छा, उसके बाद हमारे थे खरीफ फसल। अब खरीफ फसल को ये कह रहा है कि खरीफ फसल है जो खरीफ फसल है जो कह रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में कट जाती है। अब जब हम अक्टूबर नवंबर में कोई चीज़ बोएंगे तो वो काट के बोएंगे, तो काट के क्या बोते हैं? तो हम लोग काट के क्या बोते हैं? तो ठंडा के मौसम में हमारी धान कट जाती है। इसका मतलब उसका बुनाई हमारी गर्मी में ही हुआ होगा। इसका मतलब उसका बुनाई जो हुआ है वो जून और जुलाई में हमारी हुआ। तब ना जो मोरी होती है वो मोरी कब देते हैं हम लोग? गर्मी के मौसम में देते हैं। जब वो ठंडा का मौसम आती है तब ना उसको पानी में बैठ कर आराम से कबारते हैं, तब बारिश आती है। तो जून जुलाई जो होती है वो मानसून वाले ऋतु होती है। तो धान जो हमारे होते हैं उसके बाद हम लोग खाते हैं। अक्टूबर नवंबर में खाने वाली चीज़ होती है, जैसे कि धान होती है तो धान को हम लोग धान होती है तो हमारी क्या करते हैं? चूड़ा खाते हैं। तो चूड़ा खाते हैं तो वो चूड़ा तो कभी ना कभी बोया होगा ना। तो चूड़ा खा रहे हैं इसका मतलब है कि वो अक्टूबर नवंबर में कट गया है। अक्टूबर नवंबर में कट गया तो इसका मतलब बुआई कब हुआ होगा? जून जुलाई में हुआ होगा। बाजरा हो गया, कपास आपकी हो जाएगा, जूट आपकी हो जाएगा, गन्ना आपकी हो जाएगा, मक्का आपकी हो जाएगा, उड़द आपकी हो जाएगी। नगद फसल में आपकी हो जाएगी जो मार्च में बोई जाती है और जून जुलाई में कटाई हो जाती है। जून जुलाई में जून में हो जाती है आपकी।
तरबूजा आपकी जो हो जाती है वो हम लोग गर्मी में लेते हैं, तो मतलब मार्च में वो रुपा जाता है। मार्च मतलब जैसे ठंडा हमारी ख़त्म हो जाती है वैसे ही वो रुपा जाता है। और ठंडक ख़त्म नहीं, मतलब ठंडक कुछ रहती है और बुना जाती है। मार्च में जो ठंडा रहती है ना, फरवरी मार्च मार्च में कुछ रहती है, क्योंकि मार्च में तो होली रहती है ना। मार्च में होली नहीं रहती है, जब एग्ज़ाम आप 10th के एग्ज़ाम दे के आते हो तो कुछ ऐसा ही रहता है। मार्च और आप मार्च में हम लोग बोले तो खरबूजा होती है, एंड नेक्स्ट जो हमारी होती है वो हमारी होती है तरबूजा हो जाती है, खरबूजा होती है, और ककड़ी और खीरा हो जाती है। तो इसको हम लोग कुछ ट्रिक से देखते हैं। एक एक ट्रिक है कि रबी फसल को खाने से गैस हो गया, तो रबी फसल को खाने से रबी फसल को खाने से गैस हो गया। गैस मतलब होती है गैस मतलब वो समझ जाना कि वो होती है हमारी जो होती है वो होती है हमारी गैस मतलब होती है गेहूँ होती है, और सा मतलब होती है सरसों। आपका गेहूँ जो होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है। सॉरी, गेहूँ वहीं तो होती है ना। गेहूँ आपकी जो होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में होती है, और सरसों जो होती है वो आपके होती है राजस्थान में होती है। तो मैंने रबी फसल खाने से कहाँ से हो गया, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अब चलो कुछ हम नोट से कवर करते हैं इस चीज़ को, कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ बच गई यहाँ, इसको हम नोट से कहते हैं। आप चाहे तो नोट उसको कर सकते हो। मैंने कुछ कुछ आपको अलग जगह से पढ़ा दिया, कुछ हमारे पास नोट्स है उनसे हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। इस मूड में क्या क्या हमारे पहुँचते हैं वो है, भारत में जो कृषि है वो 55%, सॉरी इसको देखते हैं। भारत में कृषि जो है वो हमारे 55% जो है, हमारे भारत में जो हमारी कृषि है वो वो मानसून पर निर्भर है। भारत में जो कृषि है वो 55% भारत में जो कृषि है वो 55% मानसून पर निर्भर है। मानसून पर निर्भर है, और जो हमारे 45% है वो वो सिंचाई पर निर्भर है। सिंचाई का मतलब होती है कि ऐसी ऐसी कोई जगह ऐसी ऐसी वो जगह ऐसी वो जगह जहाँ पर सिंचाई के साधन न रहने के बावजूद भी हम सिंचाई कर देते हैं। और 55% हमारी जो है वो हमारे मौसम एग्रीकल्चर यानी फर्टिलिटी यानी उस चीज़ के मामले में जैसे होती है हमारे, जैसे क्या बोलते हैं, जो मानसून जो हमारी होती है, जैसे वर्षा हमारी हो जाएगी उस पे निर्भर। अगर बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो किसान को मार झेलना पड़ता है, और बारिश कम होती है तो उसको मार झेलना पड़ता है। मतलब दोनों ही स्थिति में मतलब एकदम मीडियम वो जो होती है ना, उस पर डिपेंड रहती है हमारी कृषि। तो मेरे ख्याल से 55% जो हमारी कृषि है वो मानसून पर निर्भर डिपेंड है, एंड जो 45% है ना वो हमारे सिंचाई पर निर्भर है। तो मेरे ख्याल से आपको बात ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारे 55% जो है वो मानसून पर निर्भर है। इसका मतलब है कि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि 55% जहाँ पर आबादी सिर्फ मानसून पर डिपेंड है, 55% पॉपुलेशन 55% जो हमारे कृषि है वो सिर्फ मानसून पर डिपेंड है। इसको मतलब कितनी गर्व की बात है कि 55% हमारी कृषि पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है। इसलिए भारत को हमारे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। एक तरह से ये प्रत्यक्ष रूप से मानसून पर डिपेंड है 55%। कुछ कुछ और जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो कृषि के मामले में है, वो जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जो हमारी जो 1951 में जो हमारे जो 1900 जो हमारे 51 में जो थे, अगर मैं कहूँ कि 1951 में जो हमारे जो देश थे, हमारा जो देश था वहाँ पे कृषि का जो हमारे जो रहा था, भागीदारी जो रहा था, कृषि रहा था, वो जीडीपी में हमारे उस कृषि का जो योगदान रहा था वो 52% रहा था। 52% 1951 के मामले में हम बात कर रहे हैं। लेकिन 2019 से 2020 में हम अगर कृषि के भागीदारी की जीडीपी में अगर देखें तो हमारी कितना हो गया, वो हमारी हो गई 2000 हमारे 19 और 20 में अगर भागीदारी वो रहा है तो वो कितना रहा है, वो हमारी रहा है 17.8% कृषि के मामले में भागीदारी जीडीपी में रहा है, जीडीपी में योगदान रहा है। और अगर हम लेटेस्ट देखें, मतलब अभी का देखें, तो हमारी जो हो जाती है वो हो जाती है जैसे 2020 और 21 को देख लेते हैं।
तो उस मामले में हमारे जो आते हैं वो आते हैं हमारे 19.9% जो हमारे जीडीपी में योगदान रहा है। जीडीपी में वो कृषि के मामले में 19.9 रहा है। तो आप कहोगे कि ये तो कम रहा है ना भाई, ये तो पहले से भी कम है जबकि हमारी ज़्यादा। तो एक्चुअल में पहले जो जनसंख्या थी वो कम थी, अब उनकी जो आपकी जनसंख्या है वो बढ़ गई, इसलिए बड़ा जीडीपी में ये देखा जा रहा है कि इतना हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जितना कम हो रहा है उतना ज़्यादा भी हो रहा है ना। मात्रात्मक रूप से ये बढ़ रहा है लेकिन परसेंटेज के रूप से ये कम रहा, क्योंकि वो जीडीपी जी क्योंकि जीडीपी एक थोड़ा सा में नहीं देखा जा रहा, वो बहुत बड़ा लेवल पर देखा जा रहा, बड़ा आकलन में किया था। अब बोलो कि बड़ा आकलन ये सब मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जो राष्ट्रीय आय की गणना होता है मतलब नेशनल इनकम जो होता है उसकी गणना के लिए केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्रों पर 3 क्षेत्रों पर आकलन किया जाता है। पहला क्या रहता है आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसके बाद हमारे यहाँ के द्वितीय क्षेत्र है, उसके बाद हमारे तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे दिया गया है नेचुरल रिसोर्स को दिया गया, इतने मतलब यानी कृषि को दिया गया। दूसरा में हमारे दिया गया उद्योग को दिया गया प्रोडक्शन उद्योग जो होता है ना, उद्योग जो हमारे होता है। और तृतीय में हमारे दिया गया ट्रांसपोर्ट का यानी सेवा का हमारे दिया गया। अब इसको थोड़ी सी डिटेल में अगर हम समझें तो हमारी जो आती है कि हमारी जो प्राथमिक होती है वो नेचुरल को दिया गया है। और जो हमारे सेकंड है नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पूरे 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 बी पूरे मतलब पूरे विश्व भर को हम लोग हम लोग मतलब पूरे विश्व भर को नहीं, पूरे भारत को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे 51% में आपकी जो हो जाती है, 51% में आपकी जो हो जाती है वो हमारी हो जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है आपकी कृषि हो जाती है, कृषि 51% पर की जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ जो 21% है वहाँ पे 21% पे क्या क्या आता है, 21% पे हमारी 21% पर हमारी वन है, 21% वन और 24% पर हमारी क्या है, 24% पर हमारी बंजर सिर्फ भूमि है, बंजर भूमि। और 4% पर हमारी पशु चार है, पशु पशु चारागाह। मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट अगर हुआ हो तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ। हमारे जो पूरे भारत है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। 51% पर हमारी कृषि होती है और 21% पर हमारी सिर्फ जंगल है। और 24% पर आपकी बंजर भूमि है, जिसमें आपकी आ जाती है राजस्थान आ जाती है, उधर तो अब तो खैर पहुँच गया है। एंड 4% पर हमारी जो आ जाती है वो आ जाती है सिर्फ और सिर्फ हमारे पशु चारागाह के लिए 4% है। चारों रेशियो आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए कि 51% पर आपकी है, 51% पर आपकी कृषि है, 21% पर आपकी जो है वो जंगल है, 24% पर आपकी जो है वो बंजर भूमि है, 4% पर जो बाकी बचता है वो पर हमारी रहती पशुपालन, हमारे यहाँ पशु चारागाह। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर पौधे का एक विशिष्ट में ही अपना विकास करने का जलवायु होती है, विकास होती है। गेहूँ गेहूँ को हम लोग कब बोते हैं ये ज़रा क्वेश्चन मुझे कमेंट में बताना। और अगर नहीं बताते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करना। गेहूँ को हम लोग शीत कटिबंधीय में हम लोग रोपते हैं, मतलब बोते हैं। तो कब रोपते हैं उसको, अक्टूबर और नवंबर में रोपते हैं और मार्च और अप्रैल में जब हम लोग होली मनाते हैं तब उसको कहते हैं, तब हो रहा जो होती है ना हमारी जो चना होती है तो वो उसी टाइम में होती है हमारे। तो कह रहा है कि गेहूं एक कटिबंधीय पौधा है, अतः इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्णकटिबंधीय है, अतः गर्मी के मानसून के समय में ही लगाया जाता है। जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैंने आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे जो है ना
पश्चिम हिमालय भाग है, पूर्वी हिमालय भाग है, निचला गंगेय मैदानी क्षेत्र है, मध्य गंगेय मैदान क्षेत्र है, आपका उच्च गंगेय मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद इस तरह से कुछ है, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ऋतु के आधार पर फसलों को 3 प्रकार में बाँटा जाता है। एक तो बाँटा जाता है आपकी रबी फसल, दूसरी हमारी बाँटा जाता है खरीफ फसल और तीसरी हमारी बाँटा जाता है नगद फसल। रबी फसल जो हमारी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रबी फसल को खाने से गैस हो जाती है, तो गेहूँ और सरसों आपकी रबी फसल में हो जाती है। और गेहूँ और सरसों को आप कब काटते हो? होली के बाद काटते हो, लगभग मार्च अप्रैल में काटते हो। इसका मतलब है कि उसको आप रोपते हो पहले में, उसको बोते हो पहले में, वो अक्टूबर और नवंबर में आपकी जो होती है वो रोपा जाती है। गेहूँ गेहूँ जो आपकी हो जाती है, जौ जो आपकी हो जाती है, चना आपकी जो हो जाती है, उसके बाद आपकी जो हो जाती है मटर हो जाती है, उसके बाद आपकी हो जाती है आलू हो जाती है। ये सब के सब अब मार्च और अप्रैल में लगभग आप काटते हो। उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद आप रोपते हो, कुछ ना कुछ रोपते हो, मतलब रोपते हो या तो फिर रोपने के पहले ही काटते हो। अगर रबी फसल को रोपने के पहले काटते हो तो वो खरीफ फसल हुआ, और रबी फसल को काटने के बाद अगर रोपते हो तो वो खरीफ फसल हुआ। तो खरीफ फसल तो खरीफ फसल में क्या-क्या हो सकती है? खरीफ फसल में जो हम रोपते हैं, जैसे हम लोग मोरी देते हैं तो वो धान हमारी हो जाती है, वो खरीफ फसल में हो जाती है आपकी। उसके बाद हमारी हो जाती है बाजरा हो जाती है, कपास हो जाती है, जौ हो जाती है, आपकी गन्ना हो जाती है, क्योंकि इस टाइम में वो कट रहा है। मतलब अभी कौन-सा दिन है? अभी जनवरी है, जनवरी में वो कट रहा है। उसके बाद आपकी उड़द हो जाती है। नकद फसल फसल क्या होती है? जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच के सूखे मौसम से उगाई जाती है। जैसे आपकी तरबूजा हो जाती है, खरबूजा हो जाती है, खीरा हो जाती है, आपकी ककड़ी हो जाती है कि नहीं? तो ये सब जो हमारी हो जाती है वो नगद फसल में हमारी आ जाती है। अब बहुत सारी बात है जो हमारी भारत कृषि में कुछ हमारी भारत जो हमारी कृषि है उसमें हमारी कुछ समस्याएँ हैं। क्या-क्या समस्याएँ हैं? जैसे कि अगर हम बोले कि जो हमारे कृषि है, जो जैसे कि हम लोग कृषि हैं, तो हम लोग जो है जैसे मान लो कोई-कोई हमारे गाँव में ही बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि बिल्कुल मानसून पर बिल्कुल भी वर्षा पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। उनको वर्षा हो या ना हो, वो उनकी धान होगा तो वो होगा बस। गेहूँ होगा, गेहूँ के टाइम में तो फिर बारिश बारिश में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, बस 2 से 3 पानी की ज़रूरत होती है। एंड एंड अगर हम कहें तो धान के टाइम में जो जो सुखाड़ पड़ जाती है, उस टाइम धान को आपको पता है ना, धान को अपन पता है ना कब रोपते हैं, कब रोपते हैं आपको? धान को आप लोग कब रोपते हैं? तो वो रोपते हैं आपकी जून और जुलाई में रोपते हैं, तब ना नवंबर और दिसंबर में कट जाती है, उसके बाद हमारी गेहूँ लगती है। तो हम लोग कहाँ थे? अच्छा, कृषि के लिए कुछ हाँ, जो हमारे कृषि के लिए कुछ समस्याएँ हैं वो क्या होती है कि ज़्यादा हम लोग बारिश पर डिपेंड रहते हैं, और बारिश पे डिपेंड रहने के कारण हम लोग एक एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था, क्या नाम था? वो कहते हैं कि जो हमारी कृषि जो है ना, कृषि है जो वो फसलों के लिए जुआ खेलते हैं, मतलब भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का उस उनको जुआ कहा जाता है। उसके बाद हमारी ये जो कृषि है, कृषि जो हमारे वो ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर हमारे कृषि हैं वो अशिक्षित है। अशिक्षित हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। यानी भारत में अधिकतर किसान अशिक्षित हैं, और वे अपने पुराने तरीके से अनाज को उगाते हैं, और शिक्षित लोग खेत करते नहीं हैं। असल बात ये है। तो वो पुराने तरीके से काम करते इसलिए ज़्यादा उनको प्रॉफ़िट नहीं होता, ज़्यादा वो उगा नहीं पाते हैं। दूसरी हमारी समस्या क्या है? दूसरी में हमारी समस्या है कि भारतीय किसान के पास 2/3 हेक्टेयर, द भारत में 2/3 किसानों के पास, मतलब 3/4 क्या होता है 2/3 का मतलब कि 2 ब 2 2/3 2/3 जो हमारी होती है ना, वो हमारी होती है कि उनके पास ज़्यादा 1 हेक्टेयर से ज़्यादा उनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है। एंड
बीज की गुणवत्ता मतलब कह रहा है कि भारत में कृषि रिसर्च करने के लिए बहुत कम राशि खर्च की जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कृषि रिसर्च के लिए बहुत ही कम पैसा खर्चा करता है, और कम पैसा खर्चा करेगा तो हमारी कम गुणवत्ता वाली बीज आएंगे, और बीज कम गुणवत्ता वाली आएगी तो कम हमारी धान होगी, गेहूँ होगी। इसलिए यहाँ पर निम्न गुणवत्ता बीज प्रयोग किए जाने के कारण पैदावार बहुत कम होती है यहाँ का। फिर कह रहा है कि भंडार की पर्याप्त सुविधा नहीं यहाँ हम लोग के गाँव में। जैसे भंडार की पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण भारत में बहुत सारे अनाज सड़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट आती है, नेक्स्ट जो हमारी है कि क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। ये फसल चक्र हमारी क्या होती है? क्रॉप रोटेशन हमारी जो होती है कि एक ही ज़मीन में जो हमारी है वो बदल बदल कर तरह तरह की फसलें लगाना को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब यहाँ कह रहा है इस भूमि में किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। और इससे क्या होती है, इससे हमारे जो जमीन का है वो उर्वरकता हमारी बढ़ जाती है। विभिन्न तरह के ऐसा वहाँ पे कहा जाता है कि एक धान की खेती है तो उसमें एक बार दलहन की खेती होना चाहिए। हालाँकि ऐसा कोई करता नहीं है मतलब जनरली, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि रोटेशन जो होती है ना वो कि रोटेशन क्रॉप रोटेशन होता नहीं किसी मतलब भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना चक्र फल क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारी फसल प्राप्त करना फसल चक्र हमारे कहलाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती हमारी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्रॉप रोटेशन पता लग गया होगा कि जो जो भूमि के किसी भाग को योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसलें लगाना और उसको से प्राप्त करना, जो हमारी क्रॉप रोटेशन हमारी कहलाती है। एंड इससे क्या होती है, एंड इससे हमारे जो ज़मीन का है वो उर्वरकता हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी हमारे आती है अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होती है कि जो हमारे जो उनका जो कृषि का जो मालिक होती है एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो क्या करता है, एक दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, दोनों में एक समझौता हो जाती है। मैं तुम्हारा खेती है, इसमें तो तुम जो हम लगाने कहेंगे वो लगाओगे, और इसको हम पूर्व निर्धारित पर, जैसे इसमें मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब होता है कि कोई भी आपको इंसान आता है मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आती है और आपको पहले पैसे दे देती है मतलब पूर्व निर्धारित पैसा दे देती है, और उस फसल को भले ही दाम सम कर लेती है कि मैं तुमको 50 रुपये किलो लूँगा या फिर 100 रुपये या 700 रुपये मान लूँगा, 800 रुपये मान लूँगा, 800 रुपये मान तुमको से लूँगा, ये पूर्व निर्धारित है। वो आएँगे, भले भले भाव उस टाइम लो रहेगा, लेकिन आपको जो बात है वो बात कह रहेगा। एंड अगर जो बात पहले से मतलब पहले से अगर आपको सस्ता कहा हुआ है और इस टाइम अगर महँगा हुआ है तो कोई नहीं, आपको दस्तखत वहाँ पर होगा, हाँ, बस आएगा और ले जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होता है। अब उसका कुछ डेफिनेशन है, उसको हम लोग सुन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान के ज़मीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती के लिए करता है। तो मेरे ख्याल से वही बात कहा गया कि वो मतलब लगाने से आपको पहले खेती करने से पहले वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, आपको पूर्व निर्धारित करवा लेता है कि हम इतना रुपये आपको लेंगे। नेक्स्ट हमारी है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि ऑर्गेनिक का मतलब होती है कि जो वो हम किसी भी चीज़ को उगा रहे हैं तो बिना दवा बीरो के उगाएंगे उनको, उनको बिना उनको बिना कोई खाद्य पदार्थ दिए हुए, बिना कीटनाशक दिए हुए उसको हम उगा देंगे। तो मतलब ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खाद हालांकि इसे तो संभव नहीं है, कीटनाशकों के बिना की जाती है, और जिसमें सिर्फ जैविक जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद का उपयोग हमारे किया जाता है। जैविक खाद का उपयोग किया मतलब ये जो होती है ना, जैसे
जैसे हमारे गाय के जो होते हैं गोबर, हमारे गाय के जो गोबर होते हैं इसको जैविक खाद कहा जाता है। तो जैविक खाद हमारी ये होती है तो उसमें कीटनाशक कुछ भी केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे एंड उस केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे एंड उनको जैविक रूप से हम उसको उगा देंगे। मतलब डिफिनेशन मैंने आपको पहले दे ही दिया कि कार्बनिक खेती उस खेती को कहते हैं जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। एक जो हमारी आती है स्लैश एंड वार्म फार्मिंग आती है, मतलब होती है झूम कृषि। वर्म फार्मिंग यानी झूम कृषि हमको किसको कहते हैं? झूम कृषि हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पर झूम कृषि जो सबसे पहले होती है वो हमारी होती है भारत के हमारी जो होती है भारत के वो हमारी होती है वो हमारी पूर्व वाले एरिया में हमारी होती है। पूर्व वाले एरिया में हमारी होती है। पूर्व वाले ये जो पूर्व वाले एरिया है ना पूर्व वाला एरिया में जो है ना वो हमारी ज़्यादा होती है। झूम खेती का मतलब होती है कि ऐसी जगह पर खेती की जाती है जहाँ पर पहले से बैन हो और उसको कटाई कर कर उसमें खेती की जाती है और जब जो कटाई करके हम लोग फसल उगाए उसकी जब उर्वरकता खत्म हो जाती है तब उसको छोड़ दिया जाता है और आगे उसी तरह से पेड़ को काट दिया जाता है और फिर खेती किया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं झूम खेती यानी सा सा एंड वर्न फार्मिंग। सा एंड वर्न फार्मिंग हम लोग कहते हैं यानी झूम खेती हम लोग कहते हैं। अब इसका कुछ डेफिनेशन है उसको हम लोग सुन लेते हैं क्या ये कहती है। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। पूर्वोत्तर राज्य मतलब उधर असम वाले एरिया में, इधर हमारे त्रिपुरा है, मेघालय हमारी हो जाती है, इधर मिजोरम मिजोरम हो जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है जिसमें पहले पेड़ पौधे को काटा जिसमें पहले जिसमें पहले जिसमें पेड़ पौधे को काट दिया जाता है और यहाँ पर कृषि की जाती है। और जब वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है तब तब आगे पेड़ पौधे को काटकर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इसको इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है जैसे कि आप समझ ही सकते हो। नेक्स्ट हमारे एक सीढ़ीनुमा कृषि हमारी आती है यानी ट्रेस फार्मिंग आती है। इसमें कहा जाता है कि जो हमारे जो खेती होते हैं जो हमारे जो खेती होती है वो सीढ़ीनुमा मतलब पर्वतों पर पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा हमारी खेती होती है। वो इस चलते होती है कि वो वो मिट्टियों को परिवहन होने से रोके एंड वो कह रहा है ना कि इन प्रदेशों में पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत किए जाते हैं जो एक रेखा की तरह नहीं होता जैसे ये होता है फिर ये होता है तो उसके अपरदन को रोकने के लिए। हाँ देखो यहाँ कहा कि जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहाने से रोकने की सहायता करती है। जो सीढ़ीनुमा खेती है वो सीढ़ीनुमा खेती पे किया जाता है। पर्वतीय और पहाड़ी प्रदेशों की ढलान भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहाने से रोकने की सहायता देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना बिल्कुल भी ज़रूरी है था। एक ऐसी चीज़ जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है वो ये है। हमारे जो बहुत तरह के उस टाइम जो क्रांति चली थी कई तरह के तो हमारे उसको उद्यान हो गए। हरित क्रांति हमारे चली थी। हरित क्रांति किस लिए चली होगी? तो हरित क्रांति ऑब्वियस सी बात है कि हरित क्रांति हमारे किस लिए चलेगी? तो हरित क्रांति हमारे खाद्यान्न उत्पादन के लिए कि हाँ हरियाली लाओ यानी खाने के लिए हरियाली मतलब होती है खाद्यान्न। तो हमारे खाद्यान्न के लिए खाद्यान्न उत्पादन हुआ करता है।
उत्पादन के लिए हम कहते हैं हरी 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 मतलब हरित क्रांति को खाद्यान्न मतलब हरियर मतलब आप खाओगे हरित क्रांति हरी मतलब खाओगे यानी खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमारी होती है। चलिए उसके बाद हमारी आती है श्वेत क्रांति का मतलब होती है हमारी दूध क्रांति दूध उत्पादन हमारे दूध श्वेत क्रांति मतलब श्वेत क्रांति कौन होती है। तो श्वेत क्रांति हमारी दूध होती है तो दूध दूध उत्पादन हमारी होती है। श्वेत तो दूध होती है। उसके बाद हमारी थी पीली क्रांति पीली कौन होती है पीली हमारी तिलहन होती है हमेशा। तो आपको ध्यान रखना कि पीली हमारी होती है वो तिलहन होती है। तिलहन उत्पादन हमारा होता है। अच्छा उसके बाद हमारी भूरी है। भूरी उत्पादन क्या होगा भूरी मतलब उर्वरक भूरी मतलब भूरी यानी उर्वरक भूरी मतलब थोड़ा सा इसको एक दो बार बोलना कि भूरी उर्वरक दो तीन बार आप बोलो कैसे रखे तो याद हो जाएगा। यानी भूरी हमारे क्या होगा उर्वरक उर्वरक उत्पादन हमारे हो जाएगा। उसके बाद हमारी नीली क्रांति कौन होगा नीली 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 अखियों में नीली नीली तेरा बनने वाला होता भारत नीली नीली क्या होता है नीली नीली पानी होती है और पानी में क्या पालते हैं मछली पालते हैं और मछली को क्या मछली पालने वालों को क्या कहते हैं मत्स्य कहते हैं मत्स्य उत्पादन मत्स्य उत्पादन करते हैं। उसके बाद हमारी आती है लाल उत्पादन किसको कहते हैं टमाटर या मांस। जो लाल कौन होती है लाल हमारी टमाटर होती है। लाल कौन होती है जब हम लोग काटते हैं तब उसका जो चिकन होती है वो लाल लाल होती है यानी मांस या तो फिर टमाटर टमाटर या तो फिर वो टमाटर या तो फिर होती है मांस मांस उत्पादन हमारे उसके बाद हमारी आती है गुलाबी हमारी क्या होती है गुलाबी क्रांति है जो हमारी नीली क्रांति से मैच करती है यानी झींगा मछली। गुलाबी क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं झींगा झींगा उसको झींगा मछली उत्पादन झींगा मछली उत्पादन उत्पादन होती है। फिर हमारी आती है आगे आती है बादामी क्रांति क्या होती है बादामी क्या होती है बादाम हम लोग कैसे खाते हैं भूंज के खाते हैं या तो फिर उसको चटनी बनाए खाते हैं यानी मसाला क्रांति जब उसको पीसते हैं तो किसी को पीसते हैं सिलौटी पर पीसते हैं मिक्सर मशीन में पीसते हैं उसको तो क्या होती है मसाला उत्पादन मसाला उत्पादन। उसके बाद हमारी आती है सुनहरी उत्पादन सुनहरा क्या होती है हमारी जब देखते हैं जब पटना उटना कभी आप जाओगे ना तो देखोगे ना सुनहरी हमारी कौन होती है सुनहरा सुनहरा से देखना फल लगा हुआ रहेगा हमारे फल उत्पादन हमारी वजह से सुनहरी मतलब उसके बाद हमारा रजत उत्पादन क्या होती है रजत मतलब जब हम लोग जाते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा शाम में रजत मिलते रहता है रजत यानी अंडा रजत मतलब अंडा होती है यानी रजत मतलब होती है अंडा उत्पादन हमारी होती है। उसके बाद में काली कौन होती है काला कौन होता है जब काला होती है हमारी कोयला और कोयला से बनती है काली हमारी होती है कोयला और कोयला किससे निकलती है मिट्टी से निकलती है मिट्टी से और कौन निकलती है केरोसिन निकलती है पेट्रोल निकलती है यानी पेट्रोल। तीसरा नंबर पर पेट्रोलियम पेट्रोलियम हुआ जाता है उत्पादन उत्पादन उसमें गोली है कि गोल क्रांति सॉरी गोल कौन होती है गोल हमारी आलू होती है गोल तो टमाटर भी होते हैं तो टमाटर यहाँ नहीं समझना है लॉजिक थोड़ी सी लगानी है आलू होती है। चलो इसको फिर से रिकॉल अपन करते हैं फिर देखते हैं हरित क्रांति के बारे में आपको मैंने क्या बताया कि हरित क्रांति मतलब हमें खाने के योग्य चीज़ मतलब खाने के लिए आंदोलन कर देना खाने के लिए मतलब मुझे हरियाली रहो जैसे सुखाड़ होती है ना एकदम पूरा सूखा सूखा सब रहता ऐसे अगर हरियाली रहेगी तो वो खदान उत्पादन एक होगा। नेक्स्ट हमारी है श्वेत कौन होती है दूध यानी दूध उत्पादन होती है हमारी। नेक्स्ट हमारी है पीली कौन होती है पीली हमारी तिलहन होती है। उसका हमारा भूरी होता है भूरी कौन होता है तो भूरी क्रांति मतलब होती है कि
भूरा हमारा जो ज़मीन है वो भूरा-भूरा हो गया, यानी उसको उर्वरकता चाहिए। तो उर्वरक उत्पादन है ना, एक और इसको देख ही लेते हैं। भूरे क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन होती है। नेक्स्ट हमारी है नीली क्रांति। नीली कौन होती है? नीली कौन हमारी होती है? नीली हमारी होती है नीली नीली आँखें में दिल्ली वाला कजरा आने देख करता। तो नीली मतलब होती है पानी 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 नीली होती है। जब स्विमिंग पूल में आप जाओगे ना तब पानी नीली रहेगा और उसमें तैरती है मछली, और मछली को पालने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मत्स्य, यानी मत्स्य उत्पादन। उसके बाद में हमारी भूरी हो गया, उसके बाद नीली हमारी हो गया। लाल लाल हमारी कौन होती है? लाल हमारी होती है टमाटर होती है। जब मांस को काटते हैं तब वो चिकन होती है, और चिकन कैसा होती है? खून से लथपथ रहती है, तो वो लाल रहती है। यानी यानी होती है जगह के टमाटर या मांस उत्पादन। गुलाबी गुलाबी हमारे क्या होता है? गुलाबी हमने बोला था कि ये पानी से मैच करते हैं, नीली पानी से मैच करती है, यानी झींगा, यानी झींगा मछली उत्पादन होती है। उसमें ना गुलाबी के बाद होती है बादगी। बादगी है क्या हमारी है? बादगी नहीं, बादामी। बादामी क्या होती है? बादामी। बादामी जो होता है उसको हम लोग जब पीस के खाते हैं तो बादामी होती है, यानी मसाला उत्पादन। बादामी के बाद सुनारी। सुनारी हमारी क्या होता है? फल होती है। उसके बाद रजत हमारी क्या होता है? अंडा होती है, अंडा सजा हुआ रहती है। और काली क्या होती है? तो काली हमारी होती है, काली होती है हमारी कोयला। कोयला कहाँ से निकलती है? मिट्टी से निकलती है। मिट्टी से और क्या निकलती है? केरोसिन निकलती है। मिट्टी से और क्या निकलती है? पेट्रोलियम निकलती है, जो कि मुकेश अंबानी का पिताजी धीरू भाई अंबानी खोले हुए थे, तो पेट्रोलियम। उसके बाद हमारे गोल गोल का हमारी गोल कौन होती है? आलू होती है। टमाटर का नहीं समझना है, अरे लॉजिक लगानी है ना। हर हमेशा वही नज़र रखोगे तो कैसे होगा? किसी को बहन की नज़र से भी तो देखते हो। तो गोल होती गोल होती है वो आलू होती है। उसके बाद में विभिन्न कृषि क्रांति हमारी हुई थी उस टाइम जब वो हुई थी जब। एक तो होती है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, और एक तो होती है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। एक तो होती है ग्रीन रेवोल्यूशन और एक तो होता है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। एक तो होता है हमारी जो है हरित क्रांति, और दूसरी हमारी होती है भारतीय हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है? हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है। 1965 में कहाँ-कहाँ इस टाइम हुआ था? यूएसए में भी हुआ था और मैक्सिको में हुआ था। हरित क्रांति के जो जनक था वो कौन था? हरित क्रांति के जो जनक था वो था हमारे नॉर्मन बोरलॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है हरित क्रांति में, जो ये है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हमारे ये नॉर्मन बोरलॉग को। उसके बाद हमारे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक आमतौर पे एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, एंड इसी ने ही कृषि को समवर्ती सूची में डलवा रहे थे, लेकिन कहा कि ना, समवर्ती सूची पर कौन? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, तो फालतू में लफड़ा हो जाएगा, इसलिए राज्य के अंदर रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। तो अब इनको स्वामीनाथन को याद रखना कि हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं। एंड भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1965 1966। तो भारत में हमारे इंडिया में जो हमारे हरित क्रांति का जो एम एस एन स्वामीनाथन, आपको मैंने को बता ही दिया। और इंडिया में जो हमारे हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो हमारे हुआ था 1966 से, हमारी हुआ था 1967 में हमारे हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था। हरित क्रांति के प्रभाव बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया था और गेहूं का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। चलिए, हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति जब 1967 में हुआ था, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? एस एम
एम ए स्वामीनाथन को था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था आपके 1966 से 1967 के बीच शुरुआत हुआ था। और स्वामीनाथन हुआ था। और जो इस हरित क्रांति को करने से जो हमारे प्रभाव पड़ा था वो चावल और गेहूं पर बहुत ज़बरदस्त पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त पड़ा था। चावल में अगर कहें तो वो 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई और गेहूं पर 5 गुना की बढ़ोतरी हो गई। मतलब यही नहीं हो रहा है कि हरित क्रांति के बाद भारत में चावल और उत्पादन 3 गुना बढ़ गया और गेहूं उत्पादन 5 गुना बढ़ गया। अब कुछ है कि भारत की प्रमुख फसल भारत चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। जिसके मैंने को बताया कि भारत है जो वो चावल कितना 21.7% चावल का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर चावल उत्पादन करता है तो मैंने आपको बताया था कि वो बंगाल का था, पश्चिम बंगाल का था। और पूरे विश्व भर में चावल उत्पादन करने वाला सबसे जो बन पर देश है वो हमारे हैं। कौन है? हमारे नहीं है, हमारे दुश्मन है चीन। नेक्स्ट हमारी है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हमारे कटक में। कटक जो हमारे हैं। एंड गेहूं विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन कर पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का भारत 12% उत्पादन करता है। एंड गेहूं उत्पादन करने में सबसे हमारे दुश्मन तो चीन है, जो कि सबसे पहले है चीन है। और सेकंड नंबर पर अगर कोई गेहूं उत्पादन करने में कोई अगर देश आता है पूरे वर्ल्ड भर में तो आता है हमारे इंडिया आता, सेकंड नंबर पर आता। और कितना करता है? 12% हमारे करता। भारत में जो गेहूं उत्पादन करने के मामले में जो राज्य है वो है हमारे उत्तर प्रदेश है। और पूरे विश्व भर में अगर फर्स्ट नंबर पर कोई अगर है तो वो चीन है। और सेकंड नंबर और इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर पे तो वो हमारे यूपी हमारे। चलिए, और प्रति हेक्टेयर के मामले में अगर गेहूं उत्पादन में करें तो फर्स्ट नंबर पर हमारे इंडिया है, पंजाब आता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाता हूँ, गेहूं उत्पादन के मामले में जो हमारे उत्तर प्रदेश है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर है। और सेकंड नंबर पर जो कोई आता है वो आता है, ये देखो जैसे कि पश्चिम बंगाल है। प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब आता है 18.77 मैंने 77%। उसके बाद हमारे हरियाणा आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर अन्य 14.48 हमारे आता है, 48 आता है। और उत्तर प्रदेश अकेले 34.06% उत्पादन करता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूपी में हमारे क्या क्या होते हैं। तो यूपी में हमारे जो होते हैं सबसे पहले जो हमारे होते हैं वो होते हैं गेहूँ होते हैं, गन्ना आपकी होती है, दूध होती है और आलू जो होती है वो यूपी में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे प्रोड्यूस किए जाते हैं। यूपी से होकर के यूपी में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो स्थान अगर किसी चीज़ में आता है यूपी में तो पहला जो स्थान आता है हमारे सबसे पहला जो स्थान आता है वो आता है हमारे गेहूं में। उसके बाद आता है गन्ना में। उसके बाद हमारे आता है आलू में आता है, दूध में आता है, उसके बाद मसूर में आता है, मसूर में भी आता है। मैं जैसे कि मैंने वहाँ नहीं बताया था। और राजस्थान के बारे में तो हमको बताया था कि वहाँ पे सरसों बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड वहाँ पे बाजरा भी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और जैसे रबड़ के मामले में कहाँ कहाँ होती है? तो रबड़ के मामले में आपको कुछ बताता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखनी है। जैसे रबड़ रबड़ आपकी होती है अगर ये केरला में, इंडिया की बात करें तो केरला में होती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड भर में अगर हम देखें तो होती है हमारी
थाईलैंड में हमारे सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड भर में होती है रबड़ के लिए। गन्ना होती है अपनी इंडिया में, मैंने कि आपको बताया था कि वो यूपी में हमारी होती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड भर में अगर जो हाँ होती है वो होती है ब्राज़ील में हमारी होती है। उसके बाद चाय जो हमारी होती है वो होती है, चाय जो हमारी होती है वो असम में होती है और फर्स्ट नंबर पर होती है हमारी चीन में होती है। सोयाबीन के बारे में कहूँ मध्य प्रदेश में होती है और सबसे ज़्यादा यूएसए में होती है। कॉफ़ी के मामले में कर्नाटक होती है और ब्राज़ील होती है और दाल के मामले में मध्य प्रदेश इंडिया में होती है और इंडिया ही सबसे फर्स्ट नंबर पर दाल के मामले में। तो कुछ क्वेश्चन है दोस्त इसके मामले में। कुछ हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बताया जाता है। मैंने आपको बताया था कि संवर्धित सूची में कृषि को डालने के लिए बोल रहे थे और संवर्धित सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र को दोनों को रहता है। तो बहुत ज़्यादा झंडा हुआ था इसलिए उसको छोड़ दिया, उसको राज्य सूची में रह दिया ताकि वो गाँव के लोगों को समर्थन में आ जाए, कुछ ज़्यादा धांधली वगैरह ना हो। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो वो डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता। झूम है एक, झूम क्या है एक, तो वो लिखा हुआ लोक नृत्य है। न- नदी नदी घाटी का नाम है, जनजाति है, कृषि एवं कृषि का एक तरीका है, कृषि का एक तरीका है। झूम झूम एक है, मैंने आपको बताया था कि झूम की खेती जो होती है वो कैसे होती है। तो झूम की खेती मैंने आपको बताया था कि झूम की खेती का राइट आंसर हो जाए कृषि का एक तरीका है। झूम की खेती मैंने आपको बताया था कि जो जो पेड़ जो पेड़ कटाई करके फिर उगाया था, फिर उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है तब उसको नेक्स्ट बार दोबारा वो किया जाता है, मतलब उसको अलग किया जाता है और इस तरह से वो करते रहता है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है, तो वो पश्चिम बंगाल है, तो बता दिया। भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत के प्रमुख खाद्य फसल आपके चावल हो जाते हैं। भारत में हरित क्रांति को किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, तो हरित क्रांति आपके गेहूं व चावल में सबसे ज़्यादा हरित वो 3 गुना और 5 गुना बढ़ गया था। और नीचे क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो वो आलू से। गोल निम्न में कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो खरीफ में आपको है, खरीफ में है कि अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है और लगा दिया जाता है एक दूसरा। तो खरीफ में हमारे गेहूँ नहीं है। भारत में प्रकृति रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में है? तो वो हमारे केरला में है। नीचे और क्वेश्चन तो नहीं है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति से दूध होता है, तो दूध से उत्पादन। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो चावल पर होती है। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो वो है उत्तर प्रदेश। वो गन्ना के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पर है। देखो यूपी सी एस के मामले में पूछा गया है इसको। तो इसको से और भी कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं।